रिएक्ट जेएस के अंदर हमने इसकी बेस स्ट्रक्चर पढ़ा था कि रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि इससे पहले जेक्यूरी या पीएचपी के अंदर वेब डेवलपमेंट होती थी। उस वेब डेवलपमेंट के अंदर मसला यह था कि जैसे ही हम पेज चेंज करते थे तो पेज रिफ्रेश होता था। तो पेज जो है वो एक पेज दूसरे पेज पे जब हम मूव करते थे तो रिफ्रेश होता था। जैसे अभी भी अगर हम W3 स्कूल में जाएं तो उसके एक पेज से दूसरे पेज में मूव करते हुए पेज जो है वो रिफ़्रेश होता है। जैसे इस पेज से इस पेज पे गए तो पेज रिफ़्रेश हो रहा है। किसी भी पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे फोकस करना है, वो पेज जो है वो रिफ़्रेश होता है। इस मसले का हल जो है वो React.js ने निकाला था कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग करेंगे ना। तो उस क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर क्या है कि आप HTML सर्वर से नहीं लेके आते, सर्वर से एक खाली HTML फाइल आती है जो कि React.js की अगर हम बिल्ड में जाएँ ना या पब्लिक में जाएँ तो ये index.html फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक डिव लगी हुई है ID रूट, ये वाली डिव के साथ HTML फर्स्ट टाइम लोड होती है। उसके बाद जितना भी कंटेंट उसके अंदर क्रिएट होता है वो React.js को यूज़ करते हुए क्लाइंट साइड पे होता है। क्लाइंट साइड का क्या मतलब है कि जैसे मैंने अपने लैपटॉप में एक वेबसाइट ओपन की जो React.js पे बनी होगी, एक गेट रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है जो सर्वर के पास जाती है। यानी जैसे ही हमने एक नई रिक्वेस्ट जनरेट की क्लाइंट साइड से सर्वर पे कि ये वाली वेबसाइट मैं देखना चाहता हूँ, और अगर वो वेबसाइट React.js में बनी हुई है, यानी हमने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की क्लाइंट से कि मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है, उस वेबसाइट का नाम में भी अगर हम technoset.com लिख दें, इस वेबसाइट को मुझे लोड करना है और ये वेबसाइट बनी हुई है React.js में। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? सर्वर के ऊपर, कि सर्वर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि मुझे ये वाली वेबसाइट को देखना है, इसकी आउटपुट देखनी है। जैसे हम डोमेन पे हिट करते हैं ना तो एक गेट रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। वो मैंने आपको शायद पहले दिखाई भी थी कि हम जैसे लेट्स सपोज अभी करके देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ technoset.com और यहाँ से मैं बाकी चीज़ें रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी ना, जो हमारी रिक्वेस्ट मेड होगी उसके अंदर जो है हमारी एक HTML फाइल रिटर्न होगी। उस फाइल के अंदर इसमें एक, जैसे इस रिक्वेस्ट के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही होगी कहीं पे, जैसे हम वो रिक्वेस्ट क्लाइंट से इनिशिएट करते हैं डोमेन में से हिट करने के लिए वेबसाइट को, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है, जैसे अभी रिस्पॉन्स आ रहा है ना इस वाली वेबसाइट में अगर देखें तो ये एक HTML उसके अगेंस्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनी होगी ना तो एक जैसे रिक्वेस्ट जाएगी डोमेन पे हिट होगा तो रिस्पॉन्स जो सर्वर से HTML आएगी ना, यानी जैसे हमने रिक्वेस्ट की इस वेबसाइट को ओपन करना है तो रिस्पॉन्स में हमें HTML मिलती है और वो नॉर्मली index.html होती है, ठीक है, ये वाली। अब अगर ये रिएक्ट में एप्लीकेशन बनी होगी तो ये इस HTML के अंदर क्या हमें नज़र आएगा जो हमने अभी देखा है index.html में, इसमें एक डिव लगी होगी, इसमें रूट बाकी खाली होगा और कुछ भी नहीं होगा। यानी पहली रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स में खाली HTML आपके पास आएगी। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना वो ब्राउज़र के लिए बड़ी पेनफुल है। लाइक एक वेबसाइट है जो कि एक पूरी HTML उसमें है जो कि नज़र भी आ रही है, लेकिन जब इनिशियली उसको रिक्वेस्ट की थी तो वो सारी HTML उससे लोड नहीं हुई थी। यानी वो ऐसे एज्यूम हो रहा था कि एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन जैसे यूज़र को नज़र आती है वो पूरी वेबसाइट नज़र आती है, लेकिन ब्राउज़र को जो नज़र आती है बिल्कुल एम्प्टी HTML नज़र आती है। वो क्यों? क्योंकि बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वो सारे HTML के टैग क्रिएट करते हैं और document.getElementById यूज़ करते हुए उसकी इनर HTML चेंज करते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना index.js के अंदर, index.js के अंदर क्या होता है, getElementById, रूट वाली ID को गेट करते हैं और फिर जितना भी हमने HTML जितनी भी ये टैग कंपोनेंट बनाए हैं और उनमें जितने भी HTML के टैग लगाए हैं उसको हम इनर HTML के साथ सेट करते हैं। लॉजिक समझे या नहीं? यानी हमने बहुत सारी HTML क्रिएट की जो कि जावास्क्रिप्ट में की,
अब ब्राउज़र से एक HTML फाइल आ गई और साथ में जावास्क्रिप्ट भी आ गई कि ये वाली जावास्क्रिप्ट इसके साथ लिंक है। वो जावास्क्रिप्ट फिर रन टाइम पे सारे टैग क्रिएट कर रही है और वो HTML में इंसर्ट कर रही है। अब ये चीज़ ब्राउज़र के लिए बड़ी पेनफुल है, क्योंकि ब्राउज़र जब वेबसाइट को लोड करता है तो वो एम्प्टी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लाइंट उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके एक वेबसाइट बना देता है, लेकिन वो ब्राउज़र की नज़र में वेबसाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रही है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये थोड़ी फास्ट फील होती है, क्योंकि जब बहुत सारी HTML होगी और रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आएगी जैसे अभी आ रही है, तो उस HTML को लेके आने में भी टाइम लगेगा और बाकी चीज़ें, और फिर जब एक पेज दूसरे पेज पे जाएगा तो फिर दोबारा HTML आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम जो यानी जो W3 स्कूल में है, इसमें क्या है कि हर पेज चेंज होने पे नई HTML आ रही है। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट लोड कर रहे हैं जो कि रिएक्ट में बनी है, और उसमें अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो रिएक्ट राउटर डोम यूज़ हो रहा है, और रिएक्ट राउटर डोम के अंदर हमें पता है कि वो क्लाइंट साइड पे ही सारी रेंडरिंग मैंने यानी वो स्विच स्टेटमेंट की मदद से इफ एल्स की मदद से चला रहा है। वो कोई HTML के पेजेस नहीं है एक्चुअल में, वो बस उसको कंडीशन लगा रहा है कि ये HTML दिखानी है और ये HTML नहीं दिखानी। तो इस वजह से ब्राउज़र के लिए इस चीज़ को समझना कि ये वेबसाइट एक्चुअल क्या है और इसके अंदर कौन कौन से टैग हैं। अब आप खुद समझो ना, अगर ब्राउज़र को सिर्फ ये वाली HTML नज़र आए जिसमें एक टैग है, तो उसको क्या पता लगेगा कि इसमें कौन से H1 है, उसको क्या पता लगेगा इसमें कौन से पैराग्राफ हैं, उसको क्या पता लगेगा कि इसमें कि पोस्टें शो हो रही हैं। तो जब उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर कोई और भी टैग है, तो वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता। यानी जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा, अब वर्ड टेस्ट के अगेंस्ट ये वाली वेबसाइट जो है वो टॉप पे नज़र आएंगी। इस चीज़ का फैसला वो कैसे करता है? जब HTML फर्स्ट टाइम यूज़र लोड करता है वो वेबसाइट, लाइक हमने ये वेबसाइट लोड की, अब रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, उस HTML के अंदर कोई कीवर्ड कोई टैग उसको मिला है जिसके अंदर टेस्ट लिखा हुआ था, उसकी बेस के ऊपर उसने उसको प्रायोरिटाइज किया। लेकिन चूंकि हमारी जो रिएक्ट में एप्लीकेशन बनेगी उसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर्वर से जो HTML आती है वो क्या होती है? एम्प्टी होती है। ये बाद में हम क्लाइंट साइड पे उसको इंसर्ट कर देते हैं, सारी HTML जो है वो उस पर्टिकुलर जो है वो खाली HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत सारी HTML इंसर्ट कर देते हैं। नहीं, वो जावास्क्रिप्ट आती है, वो HTML नहीं आती है ना। हाँ, वो कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट की शेप में आते हैं, क्योंकि जब हम npm रन बिल्ड करते हैं तो क्या होता है, बिल्ड के फोल्डर में अगर जाएं तो वहाँ सिर्फ एक ही HTML होती है जो कि एम्प्टी होती है, बाकी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बन जाती हैं और उसमें हमारे ये जो टैग हैं वो क्रिएट एलिमेंट वाली फॉर्म में और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट वाले फॉर्म में उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि HTML के अंदर तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए हमने देखा था जो वेब पैक है या जो मतलब जो अभी हम HTML लिख रहे हैं यहाँ पे, अब ये HTML तो ब्राउज़र को समझ नहीं आती ना, तो पहले क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं उसकी शेप बदल जाती है। जैसे हम अगर npm रन बिल्ड चलाएं या किसी और में हमने चलाया हो क्लास में जिसमें हमारे पास बिल्ड फोल्डर जो है वो पड़ा हो, जैसे ये है, अब मैं इस बिल्ड फोल्डर को ओपन करता हूँ तो इसमें देखिएगा कि क्या है, एक index.html है जो कि एम्प्टी है, उतनी कोई है। अगर हम सिर्फ इसमें एक ही डिव है रूट वाले, इसको वो कॉम्पैक्ट कर रहा है ना, अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो ये एक कोई खाली HTML है। लेकिन अगर हम स्टैटिक में जाके जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये जावास्क्रिप्ट है, देखो काफ़ी लंबी है। अगर हम इसको फॉर्मेट भी करते हैं, इसके अंदर आप देखिएगा कि इसमें सारे जितने भी हमने टैग लगाए थे ना, वो टैग सारे इस ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट के लिए सपोर्टेड कोड है। ये सारे HTML के टैग हैं, यहाँ पे देखो, ये सारे टैग हैं जो उसको वो डिफरेंट सिंटैक्स में ले जाता है। ये सारे रेंडर HTML, ये सारी जावास्क्रिप्ट है जो उसने लिखी है। ये देख रहे हैं क्लासेस किस तरह से वो बना देता है, टैग डिफरेंट तरह से बना देता है। यानी जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं ये कंपोनेंट को इस शक्ल में ले आता है, ये जावास्क्रिप्ट है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट HTML तो नहीं है ना। तो जैसे ही, और अगर आप देखेंगे तो इस मेन के अंदर स्क्रिप्ट की मदद से वो उस जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं।
एक्चुअली जैसे ये पेज लोड होगा तो उसके साथ क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट हो जाएगी, कौन सी, मेन वाली, और इसके अंदर ये वाली HTML है। अब ये HTML तो नहीं है ना, ये तो सारी जावास्क्रिप्ट की फॉर्मेट में है। इधर कोई भी टैग आपको H1 टैग नज़र आ रहा है कहीं, कोई टैग, कोई P टैग, कुछ नज़र आ रहा है हमें? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक अपने ही सिंटैक्स के अंदर लिखी हुई जावास्क्रिप्ट है। अब जैसे ये जावास्क्रिप्ट लोड होगी तो ये क्या करेगी कि रन टाइम पे वो लूप चलेंगे, जो भी हमने लॉजिक लगाई हुई थी वो लॉजिक फिर HTML के टैग बनाएगी और टैग इनर HTML की मदद से वेबसाइट में इंजेक्ट होंगे, तो फिर वो वेबसाइट की आउटपुट हमें ब्राउज़र में नज़र आएगी। समझ आई या नहीं आई? यानी इनिशियली ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद के अंदर उसमें जो है वो इंसर्ट हो जाएगी हमारी सारी HTML। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये चीज़ अगर मुझे ब्राउज़र से मिल भी गई, यानी खाली HTML आ गई और साथ में जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिखी हुई आ गई, तो ये ब्राउज़र के लिए हेल्पफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र जितनी भी SEO करता है ना, यानी हमने टेस्ट कीवर्ड लिखा तो ये वेबसाइटें जो उसने रैंक की हैं, ये कैसे हुई हैं कि जो जब हम इन वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो HTML हम नेटवर्क रिक्वेस्ट में रिटर्न करते हैं तो उसको ये क्रॉल करता है, यानी उसको रीड करता है, उसको स्कैन करता है कि ये किस रिलेटेड वेबसाइट है। तो जब वेबसाइट में कोई टैग ही नहीं आएगा तो वो उसकी कोई भी स्कैनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक React.js एप्लीकेशन के अंदर मेजर फ्लॉ है। यानी ये स्पीड और परफॉर्मेंस तो अच्छी कर देती है क्योंकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है, सर्वर से HTML नहीं आ रही, लेकिन ये SEO के लिए अच्छा नहीं है। यानी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी अगर हम React.js बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब नॉर्मली बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें हमें SEO रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कोई एडमिन पैनल है और वो एडमिन पैनल 100-200 लोगों ने इस्तेमाल करना है एक कंपनी के, अब उसके अंदर हमें SEO रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ हम React यूज़ कर सकते हैं। कोई गेम बना रहे हैं हम, उस गेम में हमें SEO नहीं रिक्वायर्ड तो वो हम React में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं जिसमें हमें कोई भी SEO की ज़रूरत नहीं है तो वो हम किस में बना सकते हैं, React में बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें SEO चाहिए, जैसे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है। अब ई-कॉमर्स एप्लीकेशन तो हम चाहते हैं ना हमारी वेबसाइट, अगर हमारी वेबसाइट क्लॉथिंग के रिलेटेड है तो कोई अगर परचेज करना चाहता है ट्राउज़र या कोई ऐसी चीज़, तो हमारी वेबसाइट को क्या होना चाहिए, रैंक करना चाहिए। अब अगर वो React में बनी हुई है तो वो रैंक नहीं करेगी। तो जहाँ पे जिन वेबसाइट में हमें SEO रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हमें React.js बेस एप्लीकेशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि React.js एप्लीकेशन जो है वो SEO के लिए सपोर्टेड नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाना है कि परफॉर्मेंस React वाली हो लेकिन ये जो SEO वाला प्रॉब्लम है ये निकल जाए। तो Next.js ने इसका ये फिक्स किया। नेक्स्ट क्या कहता है, आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल पेजेस वाली एप्लीकेशन ही होगी और आपकी एप्लीकेशन सर्वर साइड से रेंडर हो सकती है। लाइक वो ये कह रहा है, ऑप्शन हमें ये दे रहा है, वो कहता है आपके पास अगर 10 कंपोनेंट हैं, लाइक हम कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, वो आप कह रहा है आपकी मर्जी है किस कंपोनेंट को आपने सर्वर साइड करना है, किस कंपोनेंट को आपने, अच्छा सर्वर साइड करने का क्या मतलब है, सर्वर साइड करने का मतलब ये है अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी तो सर्वर जो HTML भेजेगा वो प्रॉपर, यानी अगर हमने एक कंपोनेंट बनाया है सर्वर साइड तो क्या होगा, सर्वर से HTML बन के आएगी। इवन तो अगर हमने जावास्क्रिप्ट में ही वो देखो Next.js भी जावास्क्रिप्ट भी है, हम Next.js में भी जावास्क्रिप्ट में ही कंपोनेंट बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि वो भी तो बिल्ड हो के वैसे ही शेप बनेगी, नहीं। अगर तो हमने कंपोनेंट सर्वर साइड बनाया है तो जब हम बिल्ड बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो HTML है, यानी हमारी उस पर्टिकुलर HTML फाइल के अंदर वो सारा कंटेंट पहले से होगा, यानी वो क्लाइंट साइड पे नहीं बनेगी HTML। हाँ, कुछ ऑप्शन है, कुछ कंपोनेंट को आप क्लाइंट साइड रेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ कंपोनेंट सर्वर साइड पे ही सिर्फ रेंडर हो सकते हैं। नहीं समझे आप? कुछ कंपोनेंट क्लाइंट साइड से रेंडर हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट, और ये कंट्रोल हमारे पास है। लाइक आप अपनी मर्जी से कुछ भी सर्वर साइड, अब जिस भी कंपोनेंट में SEO इन्वॉल्व है तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्वर साइड। अगर हम उसको क्लाइंट साइड रेंडर कर दें तो Next.js React.js बन जाएगी। यानी एक Next.js बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, उसमें 10 कंपोनेंट है,
10 के 10 आपने क्लाइंट साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट की एप्लीकेशन रिएक्ट की एप्लीकेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सारे क्लाइंट साइड रेंडर हो रहे हैं। तो टेक्निकली हमें नेक्स्ट.जेएस के अंदर कुछ कंपोनेंट को क्या करना होता है, सर्वर साइड पे रेंडर करना होता है, कुछ को क्या करना होता है, सर्वर साइड के ऊपर रेंडर करना होता है। तो हमें ये करना है कि हम कुछ कंपोनेंट को जो कि स्टैटिक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें एसईओ रिक्वायर्ड है, उन कंपोनेंट को हम सर्वर साइड रेंडर करते हैं। जैसे अब क्रिएट पोस्ट है, अगर हम करंट अपनी एप्लीकेशन को देखें तो जो क्रिएट पोस्ट वाला कंपोनेंट है, अगर इसमें देखें इसको हमें एसईओ में लेके आना चाहिए, नहीं, लाइक पोस्ट ही क्रिएट हो रही है ना, तो इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एसईओ के रिलेटेड हो। तो ये तो एक फॉर्म है सादा, और फॉर्म में हमने एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट को हम क्लाइंट साइड रेंडर कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। लेकिन फीड लिस्टिंग वाला कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, ये पोस्टें जो हम चाहते हैं कि ये कहाँ से रेंडर हो, सर्वर से रेंडर हो, तो हम इस कंपोनेंट को क्या बना देंगे, सर्वर साइड कंपोनेंट बना देंगे। यानी हमारे पास ऑप्शन है कि किसको क्लाइंट साइड बनाना है, किसको तो जो हमारा ज़्यादातर स्टैटिक कंटेक्ट होता है, जैसे अबाउट अस है, कंपनी की डिटेल है, कॉन्टैक्ट अस है, इस तरह की चीज़ें हैं ना, और जो टैग है उनको हम क्या करते हैं, सर्वर साइड रखते हैं, और बाकी जो ऐसे फॉर्म वगैरह हैं या बटन जो हैं या इस तरह की चीज़ें जो सर्वर से ना भी रेंडर हो तो इशू नहीं है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, क्लाइंट साइड रेंडर कर देते हैं। तो रिएक्ट.जेएस ने क्या किया था, जो रिएक्ट.जेएस जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसने कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग और बाकी जो भी इसके फीचर हैं, वर्चुअल डोम और इन सारी चीज़ों से परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर दिया था। फिर ये वाला एसईओ का इशू आने लग गया लोगों को, तो नेक्स्ट.जेएस ने क्या किया कि रिएक्ट का ये मसला हल कर दिया। अब नेक्स्ट.जेएस वाली एप्लीकेशन की हम एसईओ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलाउ करता है सर्वर साइड रेंडरिंग को। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब क्या है कि वो एक तो जिस तरह रिएक्ट जो है ना वो एसपीए है, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर सिर्फ एक HTML फाइल है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर आप 10 पेजेज हैं तो 10 HTML फाइलें होंगी, 15 पेजेज हैं तो यानी एक तो मल्टीपल HTML फाइलें आ गई, वो एसईओ के लिए अच्छा होता है। फिर वो क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने सर्वर साइड रेंडर किए हैं उसकी HTML की प्रॉपर फाइल बनती है, यानी जब हम बिल्ड करते हैं ना तो वो उसकी HTML, जैसे अब हमने बिल्ड किया था तो हमें खाली HTML नज़र आई, लेकिन अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो हम HTML को अगर खोल के देखेंगे जो उसकी आउटपुट है, उसमें वो आपको सारे टैग बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे होंगे। अब सारे टैग उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर नज़र आ रहे हैं तो एसईओ के लिए वो चीज़ बहुत फ्रूटफुल है, अच्छी चीज़, ठीक है। तो ये इशू जो है वो नेक्स्ट ने ख़त्म किए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो आप नेक्स्ट.जेएस गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करें तो आपके पास एक पेज आ जाएगा इंस्टॉलेशन का। आपने क्या करना है, nps create next app latest, ये वाली कमांड जो है वो रन करनी है। तो हम कर लेते हैं, एक क्लासेस में आके रिएक्ट.जेएस के साथ हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस वाली फ़ोल्डर को हम cmd में ओपन कर लेते हैं और हम लिखते हैं npm create next app hyphen latest। अच्छा, यस कर दिया, वो अगर कोई नया वर्जन आया। उसके बाद वो पूछेगा अपनी प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं रख देता हूँ माई ऐप। वो कह रहा है कि आप इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो आपकी मर्ज़ी है, आप यस करें या नो करें। तो हम अभी नो करें। ESLint एक ऐसा टूल है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जिसकी मदद से हम कोडिंग के स्टैंडर्ड अच्छे करते हैं। वो कह रहे हैं आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो या नहीं, तो मैं नो कर देता हूँ। टेलमेंट यूज़ करना चाहते हो या नहीं, हम यस कर देते हैं। आप कह रहे हो कि इसमें सोर्स की डायरेक्टरी बनानी है या नहीं। नेक्स्ट.जेएस में सोर्स की डायरेक्टरी बन भी जाती है और नहीं भी बनती, आपकी मर्ज़ी है, आप बनाना चाहते हो या नहीं। तो मैं नहीं बनाना चाहता, मैंने नो कर दिया। ऐप राउटर हम इसको यस ही करेंगे, हमेशा हम ऐप राउटर में काम करेंगे। टर्बो पैक नो, इंपोर्ट नो, ये सारा कुछ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लग जाएगा। यानी रिएक्ट वाले में तो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना, वो ऐप बन जाती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, उसकी मदद से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए
लेटेस्ट नेक्स्ट जेएस के वेरिएंट के साथ हमारी जो है एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होगी तो डेफिनेटली हम उसमें देखेंगे कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं एंड सो ऑन, तो वो चीज़ें हम थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सोर्स का फोल्डर बना भी सकते थे, नहीं भी बना सकते थे, मैंने नहीं बनाया, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट की जो CLI है उसी को यूज़ करेंगे। अच्छा, माई ऐप आ गया। माई ऐप के अंदर जो है वो जो मैंने माई ऐप बनाई थी वो मैंने ओपन कर लिया VS कोड में। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर फाइल्स बन जाए। रूट के अंदर रिएक्ट की एप्लीकेशन में भी बहुत सारी फाइलें होती हैं, इसमें भी हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हैं, जैसे पैकेजेशन है ये उधर भी होता है, लॉग फाइल उधर भी होती है। इसमें एक फाइल है next.config.mgs, इसमें नेक्स्ट की कन्फिग्रेशन हम करते हैं, वो अभी हम नहीं कर रहे। jsconfig.js, इसमें हम जावास्क्रिप्ट की कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। एक है पोस्ट CSS कन्फिग्रेशन, इसके अंदर हम टेलमेंट की कन्फिग्रेशंस कर सकते हैं। फिर tailment.config.js, इसमें हम टेलमेंट की डिटेल कन्फिग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। ये जो फाइल है इसके अंदर हम next.js के रिलेटेड जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो हम इस next.config.js फाइल में करते हैं। अच्छा, उसके बाद पब्लिक फोल्डर है, वो आपको पता है जिस तरह रिएक्ट में भी क्या होता है, पब्लिक फोल्डर होता है जिसमें HTML फाइल वगैरह होती है, तो इसमें HTML तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फाइलें। नोड मॉड्यूल, इसमें क्या होगा, सारे नोड आ जाएंगे। अब इसमें एक फोल्डर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐप फोल्डर, वो ऐप का फोल्डर आ जाएगा। ऐप फोल्डर में एक फोल्डर है जिसको हम बोलते हैं page.js, ये हमारा मेन फाइल, जिस तरह app.js फाइल होती है ना हमारी, जहाँ पे हम कोडिंग करना शुरू करते हैं, तो इसमें कौन सी फाइल होती है, page.js फाइल होती है जिसमें हम अपनी कोडिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, layout.js, ये भी हमारी मेन फाइल होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट के अंदर कुछ फ़ॉन्ट जो हैं वो पढ़े हैं, तो ये हमारी जिस तरह सोर्स के अंदर app.js की फाइल होती है ना जिसमें हम कोडिंग करना शुरू करते हैं, तो इसमें ऐप के फोल्डर में page.js की फाइल है जिसमें हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन को रन कैसे करना है वो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। npm run dev, npm run, उसमें करते हैं npm start, इसमें क्या करते हैं npm run dev, तो इससे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट का हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी। वो बिल्ड कर रहा है इसको, वन टाइम बिल्ड हुआ तो ये हमारे पास नेक्स्ट का हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हो गया। वो कह रहा है कि ऐप के अंदर जाके page.js में चेंजेस करना शुरू करो तो आपकी कोडिंग शुरू हो जाएगी। ऐप.js में जाके हम क्या करते हैं, ये सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करके और इसको हम क्या करते हैं, एक हम डिव बनाते हैं, तो ये हमारे पास हेलो नेक्स्ट.js जो है वो आ गई। ये अब बेस इसकी जो है स्ट्रक्चर हमने बना ली। अच्छा, जो मेन इसकी ब्यूटी है वो ये है कि इसके अंदर कुछ फाइलों के नाम जो है ना वो फिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास वहाँ पे मर्जी थी ना कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं, रिएक्ट में किसी भी नाम से फोल्डर बना लेते थे या किसी भी नाम से फाइल का नाम रख सकते थे, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन किसमें है, जो तो पेजेस है ना, पेजेस उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, उसका क्या है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर कंपोनेंट बनाने हैं तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कंपोनेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम सोर्स के अंदर कंपोनेंट बनाते थे, तो यहाँ पे किस में बनाएंगे, ऐप के फोल्डर में। तो ऐप के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, कंपोनेंट्स। फिर कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते थे, अंदर फोल्डर बनाते थे, जैसे हेडर और फूटर। फिर अगर उसके अंदर जाके हम उसका फाइल बनाते थे, जैसे footer.js, header.js। बाकी हेडर फूटर को बनाने का तरीका क्या था, वही रिएक्ट वाला जो हमने था वही यूज़ होना है, और हेडर में हेडर वाला बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने page.js में कॉल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे हेडर को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ऑटो हो जाएगा ना, मैं लगाऊंगा, और फूटर के नीचे फूटर कर देंगे और बीच में next.js लगा देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हेडर भी आ रहा है, फुटर, तो कोई चेंज आया रिएक्ट और नेक्स्ट में कोई फ़र्क आया आपको नज़र? कुछ भी नहीं आया। हमने कंपोनेंट भी बना लिए, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के हेडर फुटर और उसको page.js में कॉल भी कर लिया। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है? अगर तो आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट क्या होता है? सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। अगर आपने उस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? यूज क्लाइंट। क्या बना सकते हो? फाइल के टॉप के ऊपर आपने क्या लिखना है? यूज क्लाइंट। इससे क्या होगा कि ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अगर तो आपने ये डायरेक्टिव नहीं लगाया, इसको हम डायरेक्टिव कहते हैं, ये डायरेक्टिव नहीं लगाया तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट क्या होते हैं नेक्स्ट.जेएस में? सर अगर किसी को क्लाइंट साइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बोला था ना कि नेक्स्ट.जेएस में हमारे पास कंट्रोल होता है कि आप अपनी मर्जी से कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बना सकते हैं या तो अगर आपने क्लाइंट या सर्वर साइड कंपोनेंट को चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सर्वर साइड होगा। और अगर उसको अपने क्लाइंट साइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे फाइल के टॉप पे स्ट्रिंग और उसके अंदर यूज क्लाइंट। क्या लिखेंगे? यूज क्लाइंट। तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? अभी भी फाइल ऐप आपकी क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड चलती रहेगी। क्लाइंट साइड बना लें या सर्वर साइड बना लें, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो कंपोनेंट बनाना आपको आ गए, कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना है, सर्वर उसको इंपोर्ट करके यूज़ करना है, वो सारा रिएक्ट वाला ही सिंटैक्स है। अब बस फ़र्क ये है कि उस कंपोनेंट तो इसमें भी वैसे बन रहे हैं जिस तरह रिएक्ट में बन रहे थे, बस इसमें फ़र्क ये है कि जिसमें हम उसमें पेजेस बनाते थे तो कैसे बनाते थे? पेजेस का फोल्डर बना के, और पेजेस में भी हम कंपोनेंट ही बनाते थे। लेकिन अगर हमने इसमें पेजेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? page.js की फ़ाइल बना के। तो page.js की फ़ाइल फिक्स फाइल रहती है। तो जो हमारी मेन फाइल है पेज की, वो page.js है जो ऐप के फोल्डर में है। जो फॉरवर्ड स्लैश पे पेज चलता है ना, उसकी फ़ाइल का नाम क्या है? अब अगर आपने यहाँ पे बनानी है सर्विसेज का पेज तो आप कैसे बनाएंगे? ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे सर्विसेज, उसमें एक फ़ाइल का नाम रखेंगे, उसका नाम क्या होगा? page.js, और उसमें एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना देंगे और उसके अंदर सिंपली लिख देंगे सर्विसेज। क्या लिख देंगे? सर्विसेज। अब अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब यही काम अगर हम रिएक्ट में करते तो हमें क्या करना पड़ता? रिएक्ट राउटर डोम करना पड़ता, उसकी फोल्डर बनाना पड़ता, उसकी चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ा, फोल्डर का नाम बनाया और सर्विसेज। अब अगर आपने कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म कॉन्टैक्टर्स का लहदा पेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोल्डर बनाएंगे, किस नाम से? कॉन्टैक्ट नाम से, और उसके अंदर फाइल बनाएंगे page.js, वो स्टैंडर्ड ही है, और उसमें रिएक्ट का कंपोनेंट बना देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर होम पे जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश पे होम आ जाएगा। कितना ईजी है, सिर्फ फोल्डर बनाना है, page.js पेज बन गया। उसमें हमें प्रॉपर रिएक्ट राउटर डोम की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी और वो सब, वो करने की ज़रूरत नहीं है। हैं? CSS तो वैसे इंपोर्ट ही होगी। जैसे आपने एक फ़ाइल बना ली CSS की, कॉन्टैक्ट में फ़ाइल बना ली style.css, उसमें कुछ भी लिख दिया h1 को, बैकग्राउंड कलर। अब ये वाली फ़ाइल अटैच करनी है तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट style.css। वो तो सेम रिएक्ट ही है ना, ये रिएक्ट का कंपोनेंट है तो सारा कुछ रिएक्ट की तरह ही चलेगा, बस ये सर्वर साइड है, इतना फ़र्क है। पेज बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड ही होता है, यानी पेज हो या कंपोनेंट हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट सब क्या होंगे? अगर आपने क्लाइंट साइड अगर ये कॉन्टैक्ट का पेज आप क्लाइंट साइड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? टॉप के ऊपर यूज क्लाइंट। स्टाइल तो वो जो रिएक्ट में हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वही करेंगे, वो तो लहदा ही करते हैं ना हम। कंपोनेंट हर पेज की लहदा फाइल बनाएंगे बस इधर एक चीज़ की लिमिटेशन है कि अगर हम पेज बना रहे हैं तो उसका नाम page.js ही होगा, उसका नाम ऐसा नहीं रख सकते services.js, contact.js। बस ये एक लिमिटेशन है। रिएक्ट में हम अपने पेज का नाम अपनी मर्जी से रख सकते थे, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से रखते हैं तो उसका नुकसान क्या था कि फिर राउटर डोम यूज़ करना पड़ता था।
अब अगर हमने लिंकिंग करनी है, यानी हमने पेज तो 2-3 बना लिए, इनको आपस में लिंक करना है, तो वो हम वहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करते थे, जो कि कौन देता था, रेक्ट राउटर डोम। तो अब यहाँ पे लिंक का टैग कौन देगा, नेक्स्ट जीएस। कौन देगा, नेक्स्ट जीएस देगा। तो लेट्स सपोज अगर होम पेज में लगाते हैं हम लिंक का टैग, तो हम नेक्स्ट के अंदर से लिंक निकालेंगे, href देंगे और उसको कहेंगे कि इसने कहाँ पे जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, वो कॉन्टैक्ट पे ले जाएगा। अब वहाँ से वापस आना है तो बस फ़र्क ये, लिंक का टैग हमारे पास रेक्ट राउटर डोम में से आ रहा था, अब कहाँ से आएगा, नेक्स्ट लिंक से। बाकी सब सेम है, बस वहाँ पे हम पेजेस जितने भी बनाते थे उसको पहले नेविगेशन में ऐड करते थे, तो फिर नेविगेशन चलती थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने पेज बनाना है, आपने अबाउट अस का पेज बनाना है या अबाउट का पेज बनाना है, तो अबाउट का फोल्डर, जिस नाम से फोल्डर बनाएंगे उस नाम से पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और अंदर जाके पेज डॉट जेएस, और उसके अंदर जाके फिर अबाउट लिख दिया आपने। तो ये आपने एक एप्लीकेशन जो है वो बेसिक अपनी नेक्स्ट जेएस की बना के, उसमें जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, बस इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट वगैरह जो है ना, वो सिर्फ क्लाइंट साइड कंपोनेंट में चल सकते हैं, वो सर्वर साइड कंपोनेंट में नहीं चलते। लाइक अगर हमने कंपोनेंट बनाया था ना किस नाम से, हेडर के नाम से, अब हम इसमें स्टेट बनाना चाहते हैं, तो स्टेट कैसे बनती है, यूज स्टेट स्निपेट यूज़ कर लेते हैं, तो लोडिंग जैसे हम बना लेते हैं। तो अब इसको बना लिया हमने, तो अब इसको इंपोर्ट कहाँ से करते हैं हम, यूज स्टेट रिएक्ट में से। अब ये एरर देने लग जाएगा। एरर क्या दे रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड यूज स्टेट, दिस रिएक्ट हुक ओनली वर्क्स इन, तो बाय डिफॉल्ट क्या था। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वगैरह के टू फिक्स दिस मार्क द फाइल ऑन अ पेरेंट विद द यूज क्लाइंट डायरेक्टिव, विद यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। तो इसको वगैरह लगाओ, तो कैसे लगाते हैं, टॉप पे यूज क्लाइंट, तो अब वो एरर ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो जो बटन के ऊपर ऑन क्लिक है, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, रिडक्स है, इस तरह की चीज़ें क्लाइंट साइड कंपोनेंट में चलती हैं, तो हमें यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा। तो सर्वर साइड कंपोनेंट में हम बटन का ऊपर ऑन क्लिक नहीं लगा सकते, हम यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, हम रिडक्स टूल किट यूज़ नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है, ये सर्वर साइड रेंडर नहीं होती, ये क्लाइंट साइड रेंडर होती है। फिर हम बैकएंड से हैंडल करेंगे, अगर हम डाटा लेके आएँ तो वो फिर हम उसकी एपीआईज़ बना के उसको मैनेज करेंगे। सही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जेएस पे थोड़ी कल और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद भी नया मॉड्यूल शुरू करेंगे।